हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पुनिष्का ट्यूटोरियल्स। आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ये चैप्टर ग्रेड 9 एनसीईआरटी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। फॉल्स। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। वो 1 से शुरू होते हैं, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो है 1। जबकि होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं और इस प्रकार होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है डिजिट 0। तो 0 ही एक ऐसा डिजिट है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, वो फॉल्स है, बिकॉज जो डिजिट 0 है वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। जो इंटीजर्स होता है वो होता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और डिजिट 0 का कलेक्शन। और रैशनल नंबर जो होता है वो नंबर्स होते हैं जो p/q फॉर्म में होते हैं, जिसमें p और q इंटीजर्स हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर होता है वो 2 इंटीजर्स का रेशियो होता है। जब हम किसी इंटीजर को, मान लीजिए वो इंटीजर m है, उसे m/1 के फॉर्म में लिखते हैं या वो एक रैशनल नंबर बन जाता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, वो है ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। जब हम इंटीजर को डिनोमिनेटर 1 के साथ लिखते हैं वो एक रैशनल नंबर बन जाता है। जो इंटीजर है उसमें रैशनल नंबर के रूप में लिखने के लिए हमेशा हमें डिनोमिनेटर में 1 ही लेना पड़ेगा, लेकिन जो रैशनल नंबर होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम। उसका जो वैल्यू है वो 1 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो 1 के अलावा और दूसरी भी वैल्यूज़ हो सकती है। इसलिए अगर हम रैशनल नंबर लेंगे जिसमें डिनोमिनेटर 1 नहीं है तो वो केस में जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होगा। एग्जाम्पल 3/4, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है 4, लेकिन 3/4 इंटीजर नहीं है। 3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, लेकिन जो रेशियो है 3/4 वो इंटीजर नहीं है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, वो फॉल्स है, क्योंकि p/q में कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में हम ले सकते हैं। ऐसा वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर का 1 ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। फॉल्स, बिकॉज 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए जो स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। फॉल्स, क्योंकि जो होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स और डिजिट 0 का कलेक्शन होता है। जो होल नंबर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, जबकि इंटीजर्स नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और 0 का कलेक्शन होता है। यानी कि जो इंटीजर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है, जबकि वो होल नंबर्स हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। फॉल्स, क्योंकि होल नंबर्स में डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, लेकिन जो रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर 1 नहीं है वो भी होल नंबर्स नहीं हो सकते। इसलिए जो रैशनल नंबर्स है सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। हमारा जो स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, वो है फॉल्स।
नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ट्रू, बिकॉज जो होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर और डिजिट ज़ीरो का कलेक्शन होता है, इसलिए जो भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ट्रू, बिकॉज जो नंबर है ज़ीरो, जो डिजिट है ज़ीरो, उसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.17, 0.39, यानी हम ज़ीरो को कोई भी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसके साथ लिख सकते हैं, इसलिए जो ज़ीरो है वो एक रैशनल नंबर है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, वो है ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। हमें यहाँ पे जो दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और हमें बोला गया है उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में और भी रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। अगर हमें जो भी रैशनल नंबर्स दिए रहते हैं उनको हमें ऐड करना है और उसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उन दो रैशनल नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में जो दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं वो है 1 और 2। जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे और जो सम आता है उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 और 2 के बीच का जो रैशनल नंबर है वो हमें मिल जाएगा। 1 + 2 इज़ 3। 3 को हमने 2 से डिवाइड किया है तो बन जाएगा 3/2। तो रैशनल नंबर 3/2 रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में आता है। सिमिलरली हम रैशनल नंबर 1 और 3/2 के बीच का रैशनल नंबर पता करेंगे। हम इन दोनों रैशनल नंबर को ऐड करेंगे और जो सम आता है उसे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो है 5/4, यानी 1 और 3/2 के बीच का रैशनल नंबर है 5/4। सिमिलरली हमने बाकी सारे रैशनल नंबर पता कर लिए हैं, वो है 33/32, 17/16, 9/8, 5/4, 3/2, 7/4, 15/8, 31/16, 63/32 एंड सो ऑन। यानी कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच का जो रैशनल नंबर है वो पता करने के लिए हमें उन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करना है और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देने का है। और जो भी दो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स पता कर सकते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है, यानी हम सेम लास्ट वाला एग्जाम्पल यूज़ करते हैं। हमें 5 रैशनल नंबर्स पता करने हैं रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में। हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए, इसलिए हम एक आगे की संख्या लेंगे, यानी अगर हमें 5 रैशनल नंबर पता करना है तो हम n को 5 ले लेंगे। हम n+1 करेंगे, n+1 हो जाएगा 5 + 1 विच इज़ इक्वल टू 6। हम 6 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर पता करना है, इसलिए हम 1 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 6/6 इज इक्वल टू 6/6, 2 × 6/6 इज इक्वल टू 12/6। यानी अभी 6/6 और 12/6 के बीच के जो रैशनल नंबर्स हैं वो होंगे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, हमने खाली न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो चेंज करी है। हमने 6 और 12 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो लिखे हैं और डिनोमिनेटर हमने एज इट इज़ रखा है, यानी 6/6 एंड 12/6 के बीच के रैशनल नंबर्स है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। इसी तरह हम और भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स पता कर सकते हैं। टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हम किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.12 एंड 0.13। ये जो डेसिमल नंबर है 0.12 को हम पहले रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। रैशनल नंबर फॉर्म में लिखने के लिए हमने ये देखा, जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट है तो हमने डिनोमिनेटर में 1 लिखा और 2 ज़ीरो लगाए। 2 डिजिट है 0 के बाद, इसलिए हमने 2 ज़ीरो लिए हैं। तो 0.12 को हमने रैशनल फॉर्म में लिखा है 12/100। सेम वे हमने 0.13
13 को 0.13 को लिखा है 13/100। अभी 12/100 को इर्रेशनल फॉर्म में हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 144/10,000। 12 का स्क्वायर है 144 और 100 का स्क्वायर है 10,000। सिमिलरली 13/100 को हमने लिखा है √169/10,000। अब हम 145 से लेके 168 तक के नंबर्स हम न्यूमरेटर में लेंगे और हम लिख सकते हैं √145/10,000, √146/10,000, √150/10,000, √157/10,000 एंड सो ऑन। जो न्यूमरेटर है वो हमने खाली चेंज किया है, वैल्यूज़ है 145 से लेके 168, इनके बीच में हमें वैल्यूज़ लेनी है और रूट ओवर साइन लगाना है और डिनोमिनेटर में हमें 10,000 लिखना है। तो इस तरह हमने दो डेसिमल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.09 बार एक रैशनल नंबर है, ये शो करना है, या फिर हम इसे एक रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो भी ये रैशनल नंबर बन जाएगा। मान लीजिए हम n की वैल्यू लेते हैं 0.09 बार। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बार है इसके नीचे खाली 2 डिजिट है, इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार के नीचे एक ही डिजिट होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट्स होंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। इस केस में सिर्फ 2 डिजिट है बार के नीचे, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100n इज इक्वल टू 09.090909 सो ऑन। अभी हम 100n माइनस n करेंगे। 100n माइनस n इज इक्वल टू 09.090909 सो ऑन माइनस 0.090909 एंड सो ऑन, विच इज इक्वल टू 99n इज इक्वल टू 09, n इज इक्वल टू 9/99 विच इज इक्वल टू 1/11। तो हमारा जो डेसिमल नंबर है 0.09 बार, उसे हमने रेशियो के फॉर्म में लिखा है 1/11 जो एक रैशनल नंबर है। तो 0.09 बार का रैशनल फॉर्म होगा 1/11। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। 1/√7। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब जो भी डिनोमिनेटर में जो ये जो रेडिकल साइन है वो हमें रिमूव करना है। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट का साइन है अगर हम उसे रिमूव कर देंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। तो √7 को रैशनलाइज करने के लिए हमें उसे √7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि √7 इंटू √7 7 होता है। तो 1/√7 को हम √7/√7 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू √7/√7 स्क्वायर। √7 इंटू √7 इज 7। तो हमारा न्यूमरेटर में है √7, डिनोमिनेटर में है 7। 7 एक रैशनल नंबर है, हमारा जो डिनोमिनेटर वो एक रैशनल नंबर हमें मिल गया है। न्यूमरेटर भले ही इर्रेशनल नंबर होगा चलेगा, डिनोमिनेटर में हमें रैशनल नंबर चाहिए है। तो 1/√7 का जो रैशनलाइज्ड फॉर्म है वो है √7/7। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज हमें 1/√7 माइनस √6 को रैशनलाइज करना है, हमें डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। जो भी ये टर्म्स दिए हैं, बाइनोमियल जो टर्म दिया है उसका हम रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये इस फॉर्म का है, √a माइनस √b का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है √a प्लस √b, यानी जो ये टर्म्स है उसका हम कॉन्जुगेट सर्ड लिखेंगे। कॉन्जुगेट सर्ड मतलब जो टर्म्स है वो एज इट इज़ लिखेंगे और जो साइन है खाली वो चेंज होगा, प्लस साइन बन जाएगा माइनस, माइनस साइन बन जाएगा प्लस। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर से। √7 माइनस √6 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है √7 प्लस √6। हमने टर्म्स एज इट इज़ लिखा, √7 √7, √6 √6, खाली जो माइनस साइन है उसको हम प्लस लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1/√7 माइनस √6 इंटू
√7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। न्यूमरेटर में हमें मिलेगा √7 प्लस √6, डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। यूजिंग आइडेंटिटीज़ हम इसको सॉल्व करेंगे। ये उस फॉर्म का आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a है √7, b है √6, तो a स्क्वायर हो जाएगा √7 स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा √6 स्क्वायर। √7 स्क्वायर इज 7, √6 स्क्वायर इज 6, 7 माइनस 6 इज 1। तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा √7 प्लस √6, डिनोमिनेटर में है नंबर 1। 1 एक रैशनल नंबर है, हमने रेडिकल साइन जो है वो रूट का जो साइन है वो रिमूव कर दिया है, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया है। तो 1 अपॉन √7 माइनस √6 का रैशनलाइज्ड फॉर्म है √7 प्लस √6। आइए वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। 4/3 प्लस √6, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। ओके, एक होल नंबर है। 4/3 प्लस √6, 3 प्लस √6 का रैशनलाइजिंग फैक्टर हम पहले फाइंड आउट करेंगे। हमें टर्म्स एज इट इज़ लिखना है। 3 एज इट इज़ लिखा, √6 एज इट इज़ लिखा, प्लस साइन हमने खाली चेंज किया, प्लस बन गया माइनस। तो 3 प्लस √6 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है 3 माइनस √6। हमें 4/3 प्लस √6 को रैशनलाइजिंग फैक्टर से, डिनोमिनेटर के जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना है। 4/3 प्लस √6 इंटू 3 माइनस √6 अपॉन 3 माइनस √6। न्यूमरेटर में हमें मिलेगा 4 इंटू 3 माइनस √6 विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 4√6। डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 3 प्लस √6 इंटू 3 माइनस √6। यूजिंग आइडेंटिटीज़ हम इसको सॉल्व करेंगे। ये फॉर्म में है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है हमारा 3 और b है हमारा √6। a स्क्वायर है 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 9, b स्क्वायर है √6 इंटू √6 विच इज़ इक्वल टू √36। √36 होता है 6, तो डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा 9 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 3। अब हम 3 कॉमन निकालेंगे और जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल कर देंगे। तो 12 माइनस 4√6 अपॉन 3 बन जाएगा 4 माइनस 4√6 अपॉन 3। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में जो रूट का साइन है वो हट गया है, तो 4/3 प्लस √6 का रैशनलाइज्ड फॉर्म है 4 माइनस 4√6 अपॉन 3। तो इन दो एग्जाम्पल से हमने सीखा √a इंटू √a होता है और रैशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस √b का होता है a माइनस √b। a माइनस √b का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है a प्लस √b। अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाले कुछ सम सॉल्व कर लेते हैं। हमें 32 रेज़ टू द पावर 1/5 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम 32 को 2 के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है जिसको हम 2⁵ लिख सकते हैं, और ब्रैकेट के ऊपर है 1/5, तो हमने वो एज इट इज़ लिखा है। अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 5 होल रेज़ टू द पावर 1/5 को हम इस फॉर्म में लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1/5। ओके, ये उस फॉर्म में है a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m इंटू n, जहाँ पे m है हमारा 5, n है हमारा 1/5। तो हम सॉल्व करते हैं आगे। 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 रेज़ टू द पावर 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 इज़ 2। तो 32 रेज़ टू द पावर 1/5 का जो वैल्यू है वो है 2। नेक्स्ट है 32 रेज़ टू द पावर 2/5। अब जो 32 है उसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 5, और जो एक्सपोनेंट का 2/5 है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे।
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से हम 2 रेज़ टू द पावर 5 होल रेज़ टू 2/5 को हम 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 2/5 लिखेंगे। 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4, यानी 32 रेज़ टू द पावर 2/5 का वैल्यू है 4। नेक्स्ट हम पता करेंगे 16 रेज़ टू द पावर 3/4 का वैल्यू। 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो हमने इसको लिखा 2 रेज़ टू द पावर 4 और पावर में जो 3/4 है वो हमने एज इट इज़ लिखा। तो हमारे पास यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वैल्यू मिली 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3/4। 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 रेज़ टू द पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8। तो यानी 16 रेज़ टू द पावर 3/4 का वैल्यू है 8। 125 रेज़ टू द पावर -1/3, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो है नेगेटिव। जो नेगेटिव साइन है उसे रिमूव करने के लिए जो टर्म है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 125 रेज़ टू द पावर -1/3 कैन बी रिटन एज 1/125 रेज़ टू द पावर 1/3। अभी 125 को हम 5 के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 3 और 1/3 जो एक्सपोनेंट में है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। 5 रेज़ टू 3 ब्रैकेट रेज़ टू द पावर 1/3। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करके हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3। अभी 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा 1/5 रेज़ टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 1/5, यानी 125 रेज़ टू द पावर -1/3 का जो वैल्यू है वो है 1/5। कुछ और सम्स हम देखते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/5, यहाँ पे जो बेस है वो सेम है। यह इस तरह का सम है a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m प्लस n। यहाँ पे m है 2/3, n है 1/5। तो हम पहले क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी करेंगे। 2 रेज़ टू 2/3 डॉट 2 रेज़ टू 1/5, बेस सेम है इसलिए हमने 2 एज इट इज़ लिखा और जो पावर्स है उनको हम ऐड कर लेंगे। 2/3 प्लस 1/5 दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा सम 13/15। तो हमें वैल्यू मिल गया 2 रेज़ टू द पावर 13/15। 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/5 का वैल्यू है 2 रेज़ टू द पावर 13/15। इसको हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि जो मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमें बहुत ही एक बड़ा नंबर मिलेगा तो मिस्टेक्स होने की चांसेस ज़्यादा है, वो अवॉइड करने के लिए हम इसे एज इट इज़ यहाँ पे रहने देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/3 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 7। अभी 1/3 रेज़ टू 3 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर -3 होल रेज़ टू द पावर 7। अभी बेस यहाँ पे 3 है, 3 हम एज इट इज़ लिखेंगे। -3 इंटू 7 एक्सपोनेंट में जाएगा विच इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर -21। 1/3 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर 7 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर -21। नेक्स्ट एग्जाम्पल 11 रेज़ टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेज़ टू द पावर 1/4। ये a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n फॉर्म में है। a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m माइनस n। m है हमारा 1/2, n है हमारा 1/4। बेस हमारा सेम है तो हम 11 एज इट इज़ लिखेंगे और फिर लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4। जो न्यूमरेटर का पावर है वो माइनस द डिनोमिनेटर का पावर है वो। 11 रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1/4 हम डिनोमिनेटर कॉमन करके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 11 रेज़ टू द पावर 1/4।
नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 8 रेज टू द पावर 1/2। यहाँ पे जो बेस है वो सेम नहीं है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वो सेम है 1/2। तो अंदर का जो बेस है हम वो मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 8 रेज टू द पावर 1/2 विच इज इक्वल टू 56 रेज टू द पावर 1/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन बना लेंगे, फिर हमें रूट सिंबल के अंदर जो नंबर है वो हमें देखना है। हमें रूट सिंबल के अंदर जो नंबर है वो है 9.3, तो हम OB को 9.3 ले लेंगे। ठीक है, हमें एक लाइन बनानी है OB जिसका लेंथ है 9.3। नंबर लाइन पे हम OB बना लेंगे। अभी 1 यूनिट की डिस्टेंस पे हम पॉइंट C मार्क करेंगे, यानी हमने OB 9.3 यूनिट्स ड्रॉ कर लिया। अभी B से 1 यूनिट हम ड्रॉ करेंगे और उसे C मार्क करेंगे। अभी OC जो है उसका हम मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, और उसे मार्क कर देंगे पॉइंट D। ओके, अभी हम OD एज रेडियस हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद जो पॉइंट B है उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट B पर, जो सेमी सर्कल पे पॉइंट E पर इंटरसेक्ट होगी। तो E को हम ज्वाइन कर लेंगे, है ना, जो परपेंडिकुलर है हमारा BE वो सेमी सर्कल पे पॉइंट E पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो BE रेडियस लेके हम एक आर्क बनाएंगे जो F पे इंटरसेक्ट हो रहा है नंबर लाइन पे। ठीक है, डिस्टेंस है B और F के बीच में वो है रूट 9.3। फिर हम एक न्यू नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और सेम BF का जो डिस्टेंस है वो रेडियस हम कंपास में लेंगे और ओरिजिन O सेंटर लेंगे और फिर उसे मार्क करेंगे। ये हो जाएगा हमारा रूट 9.3। तो एक बार रिवाइज करते हैं हमने कौन कौन से स्टेप्स किए। रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मार्क अ लाइन सेगमेंट OB 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। हमने OB एक लाइन बनाई जिसका लेंथ था 9.3 यूनिट्स। मार्क पॉइंट C एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम B से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट मार्क करना है C। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ OC एंड मार्क इट पॉइंट D, यानी जो OC है उसका मिड पॉइंट हमें पता करना है, फिर उसे D मार्क करना है। ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन OC वाइल टेकिंग D एज इट सेंटर। OD हमने रेडियस लिया और एक सेमी सर्कल बनाया। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन OC पासिंग थ्रू पॉइंट B से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो सेमी सर्कल पे पॉइंट E पर इंटरसेक्ट हो रहा है। BE जो है वो है रूट 9.3। अब BE हम रेडियस में लेंगे, कंपास में एज अ रेडियस लेंगे और B एज अ सेंटर से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो नंबर लाइन पे पॉइंट F पर इंटरसेक्ट हो रही है। टेक B एज सेंटर एंड BE एज रेडियस। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग BF इज रूट ओवर 9.3। जो BF वाला जो रेडियस है वो है रूट ओवर 9.3। ड्रॉ अ न्यू नंबर लाइन ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ द प्रीवियस। टेक कंपास, टेक B as point end and F as pencil end. Draw an arc on the new number line where the arc intersects say at X. OX is 9.3. ओके, BF रेडियस हमने लिया, पॉइंट O ओरिजिन पे रखा, O एज सेंटर, हमने रूट ओवर 9.3 मार्क किया और उसे लेबल किया X। तो OX हमारा रूट ओवर 9.3 है। Next example, recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to C upon D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Solution: as we all know that pi is the ratio of
circumference upon diameter, where C is the circumference of the circle and D is the diameter of the circle. C and D are both rational numbers. But what if while measuring or calculating the values of C and D, we tend to take the values to be irrational? That means if the value of the diameter comes out to be irrational number, then the ratio of C is to D becomes irrational, because the ratio of rational number to irrational number will always give you irrational result or irrational value. So the pi becomes irrational in that case. If you have any doubt in the video, please comment it in the comment section. If you like our video, then please click on the like button, share our video, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.